दोस्तों आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की सारी जायज़ तमन्नाएं पूरी करे और भगवान जल्दी से जल्दी आप सबकी नौकरी लगाए ताकि आप सब सारे त्योहार अपने फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ बहुत ही खुशी-खुशी मनाएँ। आपको हर त्योहार ये टेंशन ना हो कि यार अभी पढ़ाई करनी है। भगवान जल्दी से जल्दी आप सबकी नौकरी कहीं न कहीं लगा दे, जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ पे सेटल कर दे। और दोस्तों आप सभी को पता है कि ये त्योहार न सिर्फ एक त्योहार है बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है। तो हम सबको भी इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी आगे आप लेक्चर में देखेंगे कि एक और चीज़ बदतमीज़ी की गई है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि जो है इनके साथ बदतमीज़ी की गई थी, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों हमें इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और त्योहार मनाते समय हमें अपना भी ध्यान रखना है क्योंकि हमें आगे पढ़ाई भी करनी है। तो इतना ज़्यादा भी त्योहार मत मनाइए कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए और इस तरीके से किसी के साथ बदतमीज़ी मत करिए जैसे कि यहाँ पे की गई है कि त्योहार के नाम पे आप किसी के साथ बदतमीज़ी करें। अब यहाँ पे एक रसिया की ब्लॉगर थी। ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे लेकिन जो त्योहार के बारे में बात करें पहले हम इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रतीक को आप समझिए, त्योहार के इम्पोर्टेंस समझिए। हमारे देश की बहुत अच्छी बात यही है कि आए दिन कोई ना कोई त्योहार रहता है और त्योहार एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे हम अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, जहाँ से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो हमें एक अच्छा मौका मिला है कि हम अपनी नई शुरुआत को स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों बुराई पे अच्छाई की जीत थी और बुराई सिर्फ़ हमारे बाहर थोड़ी ना है यार, सिर्फ़ हमारे समाज में थोड़ी ना है, हमारे अंदर भी तो बुराइयाँ हैं ना। तो हमें बाहर की बुराई से बाद में, पहले अपने अंदर की बुराई से लड़ना है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि यहाँ पे जो बुराई के ऊपर अच्छाई के प्रतीक को दिखाया गया है, तो सबसे पहले हम अपने अंदर की कमियों को दूर करें, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करें, उसके बाद हम समाज को देखें। क्योंकि आपको उस कहानी पता है ना कि पहले मैं खुद तो कर लूँ चीज़ तब तो बताऊँगा ना। जैसे गांधी जी के पास एक महिला जाती है, वो कहती है कि मेरा बच्चा है, बहुत गुड़ खाता है। इस तरह की कहानी आपने सुनी है, वो बताने का कोई मकसद नहीं है मेरा। मकसद ये है दोस्तों कि जो शुरुआत हो हमें हमेशा अपने से करनी चाहिए। हमें अपने से उस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए। अगर कोई बुराई हमारे अंदर है, हमारे अंदर कोई कमी है, तो पहले हम उसको दूर करें। उसके बाद हम किसी और को कहें कि भैया आपके अंदर ये कमी लग रही थी मुझे, तो इस तरीके से वो उसको कहें। और दोस्तों आप लोग त्योहार अच्छे से मनाइए, फुल एन्जॉय करिए, कोई भी एकदम रिलैक्स होकर के, एकदम टेंशन नहीं लेने का। एकदम फुल रिलैक्स करिए, अच्छे से एन्जॉय करिए, फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे। ऐसा क्या है यार, एक दिन तो रिफ्रेश कर ही सकता है बंदा। तो एक दिन आप लोग रिफ्रेश करिए, पूरा अच्छे से एन्जॉय करिए, पढ़ाई कल कर लेना। लेकिन ये है कि कल से परसों नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए आज आप लोग को आंसर राइटिंग का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आज आप लोग फुल्ली एन्जॉय करिए। आज आप लोग को टेलीग्राम पे नहीं भेजा जाएगा आंसर राइटिंग। फुल्ली एन्जॉय करिए ताकि आप लोग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में। मेरे दोस्त मैं सरोजनगर में हूँ, मैं जा रही हूँ। सॉरी, Can you my friend? यू आप मेरे दोस्त बनना चाहते Yeah, हैं? yeah. लेकिन मैं आपको नहीं जानती हूँ। अरे जान पहचान की दोस्ती से होगी ना। वैसे बहुत क्यूट है, हम आपका जो है चैनल काफी देखते रहते हैं हमेशा धन्यवाद। और हम आपका दोस्त बनना चाहते हैं। पर मेरे दोस्त अभी हैं काफ़ी, तो एक और बन जाएगा, क्या करना है? पर फिर भी नहीं चाहिए। अभी मैं शर्माती हूँ नए दोस्तों के हमारा लिए। ये सपना है कि मैं रसियन को दोस्त बनाऊं। ये आपका सपना है क्यों? और आप इंडियन को क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? इंडियन से जो है उब चुके हैं। पर ऐसा अच्छा नहीं है। आप मुझे बहुत सेक्सी हो और क्या आप बनना पसंद करोगे? नो। ओके बाय। ओके बाय। दोस्तों अब ऐसे लोग के बारे में क्या कहा जाए, आप खुद बताइए। मतलब ये क्या हरकत चल रही है यार। एक तो वो फॉरेन से आई लड़की, उसके साथ आप बदतमीजी कर रहे हो। लड़की चाहे इंडिया की हो, चाहे रसिया की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे लंदन की हो, दुनिया की किसी भी कोने की हो, उसके लिए उसकी इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपकी बहन की इज्जत इंपॉर्टेंट है। वो लड़की किसी की बहन तो होगी ही, ऐसे ही आपकी भी बहन है। अगर आपके बहन के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, वो चीज आपको समझ नहीं आ रही है। मतलब क्या खेल रहे हो यार, नेक्स्ट लेवल पे चल रहे हो आप। ऐसे लोग के बारे में क्या ही कहा जाए। मतलब आप खुद सोचिए ना दोस्तों कि एक तो ये लड़की रसिया की है। अब यहाँ पे भैया ये बदतमीजी करके तो आगे बढ़ गए, इनको तो अपने घर जाके आराम से चैन सुकून से सो रहे हैं। लेकिन जब ये लड़की वापस जाएगी अपने देश में, जब इससे पूछा जाएगा कि ओवरऑल इंडिया का एक्सपीरियंस क्या रहा तुम्हारा, तो लड़की क्या बोलेगी कि एक इंडियन मिला था, उसने बदतमीजी की मेरे साथ। ये लड़की इनको तो जानती नहीं, कहीं के शाहरुख खान तो नहीं तुम कि तुमको जानेगी। लेकिन नाम किसका खराब होगा, पूरे देश का नाम खराब होगा। बदतमीजी एक इंसान कर रहा है और पूरे देश का नाम जा रहा है, 1.25 करोड़ देशवासियों का नाम ऐसे ही चला जा रहा है। लेकिन लोगों को ये सारी चीजें समझ नहीं आती है। दोस्तों देखिए, लड़की कोई भी हो, चाहे वो हमारे घर की हो, चाहे किसी और के घर की हो, चाहे वो हमारे देश की हो, चाहे किसी और के देश की हो, लेकिन हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए हर तरीके से। और अगर वो लड़की विदेशी है या कोई विदेश का कोई भी व्यक्ति आता है ना हमारे देश में, तो हमारी जिम्मेदारी डबल हो जाती है उसके प्रति। क्योंकि अब वो वहां पे सिर्फ हमारा नाम नहीं जुड़ा हुआ है, अब उसके साथ साथ हमारे देश का भी नाम जुड़ा हुआ है। अगर हम कुछ भी करेंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले हमारे देशवासियों के नाम के ऊपर आएगा। कोई भी आता है तो वो यही बोलेगा कि यार इंडिया में गया था, एक इंडियन मिला था। वो ये नहीं बोलेगा कि विकास कुमार मिले थे, विकास दुबे मिले थे, और इस तरीके से राजन मिले थे या गोलू मिले थे। कौन मिला था ये नहीं बोलेगा वो। सोनू मोनू टोनू मिले थे ये नहीं बोलेगा। वो यही बोलेगा कि इंडियन था एक, उसने मेरे साथ ऐसे किया। तो भैया देश का नाम मत डुबाओ। और कुछ भी आप करते हो तो सबसे पहले इम्पैक्ट जो आता है वो आपके माँ बाप के नाम के ऊपर आता है।
चाहे उन्होंने कितनी भी अच्छी परवरिश दे रखी हो, चाहे उन्होंने कितना भी अच्छा संस्कार दे रखा हो, लेकिन कभी भी अगर आप बदतमीजी करते हो तो सबसे पहले लोग यही बोलते हैं कि पता नहीं माँ बाप कैसे हैं, माँ बाप ने पता नहीं क्या संस्कार दिया। तो भैया माँ बाप का नाम तो मत डुबाओ यार, और आप पूरा देश का नाम ले डूबे। कैसे कैसे लोग पड़े यार। खैर छोड़िए इन लोग को, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लेक्चर में आगे की तरफ और देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट डे। तो आज 3 इंपॉर्टेंट डे, जिसमें से पहला है संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशंस डे। ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय। दूसरा इंपॉर्टेंट डे है विश्व विकास सूचना दिवस। ये भी प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके 2023 के लिए थीम रखी गई विकास की चुनौतियों के नए समाधान, न्यू सॉल्यूशंस टू डेवलपमेंट चैलेंजेस। तीसरा इंपॉर्टेंट डे है, आज ही के दिन ये भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ये विश्व पोलियो दिवस यानी कि वर्ल्ड पोलियो डे। दोस्तों इसकी खोज 1789 में की गई थी और ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है और ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो ये जो पोलियो है ना, ये वायरस का नाम भी है पोलियो। दोस्तों आपने अपने आसपास कई सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जो थोड़े से विकलांग टाइप के हैं, लेकिन उसमें उनकी कोई गलती नहीं, मैं उनको कुछ कह नहीं रहा। देखिए बात क्या है ना कि शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कई सारे टीके लगाए जाते हैं, तो उसमें से एक वैक्सीन होती है पोलियो की। अगर समय से ये वैक्सीन ना मिले पोलियो की तो बच्चों को प्रभावित होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। और जब बच्चा एक बार प्रभावित हो गया, एक बार किसी को पोलियो पकड़ ली, तो भैया इसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज है कि वैक्सीनेशन कराए, यानी कि होने से पहले ही अगर वैक्सीन लगी तब तो ठीक है, लेकिन भगवान न करे एक बार किसी को हो गया तो इसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आप देखेंगे कि कई बार इसके लिए बहुत सारा प्रचार भी चलाया गया था, दो बोझ जिंदगी के, इस तरीके से करके अमिताभ बच्चन जी भी इसका ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए बहुत बड़े लेवल पर हम लोगों ने अभियान चलाया था ताकि इसको इरिडिकेट कर सकें, इसको खत्म कर सकें। चलिए देखते हैं आज का आपका उदाहरण मेंस आंसर राइटिंग के लिए, फिर इथिक्स के लिए। यहाँ पे बात करें सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बात करें सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ, ये किसने कहा था? ये वर्जिल ने कहा। अब दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़े कुछ ऐसे कम से कम 10-15 तो हम लोग को डिस्कस कर लेना चाहिए ना, क्योंकि अगर मान लीजिए आज मैं शिक्षा का लेकर के आता, फिर परसों किसी और क्षेत्र का लेकर के आता, तो आप लोग के लिए उसको नोट डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ऐसे आपने A4 साइज का पेपर लिया, अब वहां पे ऊपर हेडिंग डाल दी कि स्वास्थ्य संबंधी कोटेशन या फिर उदाहरण, तो अब यहाँ पे 1-2 करके आप लिखते चले जाएंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर हम लोग शिक्षा से जुड़े हुआ कर लेंगे, फिर इस तरीके से शांति से जुड़ा हुआ कर लेंगे, युद्ध से जुड़ा हुआ कर लेंगे। मतलब इस तरीके से जो भी मिलता जाएगा उसको एक टॉपिक के तरीके से हम करते जाएंगे लगातार एक श्रृंखला में, ताकि आप लोग को अलग अलग पेजेस खोल के अलग अलग चीजें अलग अलग जगह नोट ना करना पड़े, लगातार आपको पूरा वो एक रिदम बनी रहे। दोस्तों वैसे तो इस आर्टिकल के बारे में हम लोग एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये न्यूज में है तो एक बार फिर से थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हिमालय क्षेत्र है उसके बारे में अलग से हमें ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे एक कमेटी बनानी चाहिए, और जो हिमालय की क्षमता है, वहन क्षमता, उसके बारे में हमें ध्यान देकर के चलना चाहिए। जैसे आप देखेंगे अभी सिक्किम में बाढ़ आई थी, तो इसी को लेकर के ये चीज लगातार चर्चा में बनी हुई कि सिक्किम हो गया, यहाँ पे बाढ़ आई, उसके बाद फिर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे आए दिन अवलांचन होते रहते हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमें हिमालय के ऊपर फिर से ध्यान देने की जरूरत है, जो हिमालय क्षेत्र है उनके ऊपर फिर से ध्यान देने की जरूरत है। तो ये पूरे आर्टिकल का निचोड़ यही है। अब ये चर्चा में क्यों था? तो वही जो सिक्किम में बाढ़ आई थी, इस तरीके की चीजों को लेकर के चर्चा में है। इस तरीके के आर्टिकल एक बार और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसका हम लोग निकाल के लाया है। इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं कि जो हिमालय की वहन क्षमता है, हिमालय क्षेत्र की वहन क्षमता है, उसके ऊपर हमें कैसे फोकस करना चाहिए, क्या किया जा सकता है उसके लिए। तो दोस्तों वहन क्षमता से क्या मतलब है? वहन क्षमता को सीधा सीधा इस तरीके से समझिए कि कोई ए नाम के व्यक्ति हैं, ये 3 रोटी खा सकते हैं, ठीक है। अब इनको 3 रोटी की जगह 4 रोटी खिलाया गया, चलो ठीक है, जैसे तैसे एडजस्ट कर लेंगे। 5 रोटी खिलाया गया, जैसे तैसे एडजस्ट कर लेंगे। 3 रोटी की जगह इनको एक टाइम में 10 रोटी दे दी जाए, क्या एडजस्ट कर पाएंगे? कतई नहीं। तो ये वहन क्षमता वही है कि हम स्वस्थ रूप से, यानी कि नॉर्मली हम कितना चीजों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो वही होती है वहन क्षमता। अब अगर उससे ज्यादा हमारे ऊपर डाला जाएगा भार, तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वही चीज हिमालय के साथ भी हो रही है कि जितना वो वहन कर सकता था, प्राकृतिक रूप से जितना झेल सकता था, उससे कहीं ज्यादा उसके ऊपर भार डाल दिया गया। तो इस वजह से ये सारी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही है। इस आर्टिकल में ही बताया गया है। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इसका सुझाव क्या हो सकता है, इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल के महत्वपूर्ण 8 बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले आप IHR देखिए। IHR क्या है? इंडियन हिमालयन रीजन। क्योंकि आपको यहाँ पे IHR क्यों कहा गया? क्योंकि आप देखेंगे नेपाल में भी आता है, भूटान में भी आता है हिमालय का क्षेत्र, लेकिन हमें किससे मतलब? तो ये हमें मतलब है IHR से, इंडियन हिमालयन रीजन से मतलब है। तो इसमें टोटल 13 क्षेत्र शामिल किए गए। आप देखेंगे जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया गया है। अब अगर किसी को मैप से नाम नहीं याद है, मतलब उसको मैप क्लियर नहीं, तो भैया आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 1 नंबर लद्दाख दिया गया है। फिर उसके अलावा आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर है 2 नंबर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल 13 तक दिया गया है। तो ये इंडियन हिमालयन रीजन के अंतर्गत आते हैं। टोटल 13 क्षेत्र। आपको यहाँ से चाहे तो आप नाम देख लीजिए, चाहे तो आप मैप के थ्रू देख लीजिए, आपको जैसा भी आसान पड़े। हालांकि मैप से ये होता है कि याद रह जाता है। अब आपको अगर मैप क्लियर नहीं इंडिया का, तो भैया आप नाम यहाँ पे नीचे इसलिए दे दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल में आगे हम बात करने वाले हैं IHR यानी कि इंडियन हिमालयन रीजन के बारे में,
भारतीय हिमालय क्षेत्र के बारे में। तो बार बार ये वर्ड आएगा तो आप लोग इरिटेट मत होइएगा कि ये वर्ड क्या है, तो इसलिए मैंने ये मैप दिखा दिया भैया, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि IHR से मतलब क्या है, IHR से तात्पर्य क्या है। तो आपको यहाँ पता चलेगा कि लगभग 13 क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे इंडिया के हिमालय क्षेत्र में काउंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे नेपाल और भूटान को छोड़ दिएगा तो इसको काउंट मत करने लग जाए कि टोटल तो 15 हो गए, क्योंकि ये अलग देश है, ठीक है। हम अपने क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। चर्चा में क्यों है, तो हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में हुई पर्यावरणीय तबाही ने क्षेत्रों की वहन क्षमता पर फिर से बहस को तेज कर दिया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी द्वारा दायर याचिका के जवाब में केंद्र सरकार से भारतीय हिमालयी क्षेत्र, वही आ गया ना IHR, की वहन क्षमता के संबंधों में आगे का रास्ता सुझाने के लिए कहा है, और जिसमें इसके कस्बे और शहर शामिल हैं। अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार के हलफनामे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दायर में कहा गया है कि JB पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के निदेशक को वहन क्षमता का आकलन करने में अग्रणी होना चाहिए, और सभी 13 हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि UT की वहन क्षमता निर्धारित की जानी चाहिए। अब वही आ गया फिर से हिमालयी राज्य, तो इसलिए मैंने कहा था कि एक बार आप लोग मैप से क्लियर कर लीजिए उस चीज को। और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है, वो है JB पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान। इसमें क्या कहेगा, तो इसमें एक आएगा तकनीकी समूह की सहायता ली जा सकती है। अब इसमें तकनीकी सहायता समूह में किसको किसको ऐड किया जा सकता है, तो ये हो गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के लोगों को, भोपाल के नामांकित व्यक्ति शामिल होंगे, ये भोपाल में स्थित है। उसके अलावा बात करें राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के लोग। उसके अलावा बात करें भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर शामिल हो सकते हैं। यानी जो तकनीकी सहायता समूह बनाया जाए इसमें इन लोगों को शामिल किया जा सकता है, इनके लोगों को शामिल किया जा सकता है। वैसे दोस्तों आप देखेंगे ज्यादातर देहरादून 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 ही नाम आ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है आप सभी को पता है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में पड़ता है ये देहरादून, और यहाँ पे अच्छी खासी जगह मिल जाती है हमें अपना काम करने के लिए और यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, तो इस वजह से ज्यादातर संस्थान वहीं पे बनाए गए हैं। उसके अलावा बात करें कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय भूजल बोर्ड के सदस्य सचिव या नामांकित व्यक्ति भी इसके सदस्य होने चाहिए। अब यहाँ पे ये बताया कि एक समिति सहायता समूह बनाइए, तकनीकी सहायता समूह बनाइए, जिसमें इन लोगों को शामिल कीजिए और फिर उसमें से इन लोग को भी शामिल कीजिए। अब यहाँ पे नाम दिया गया है कि कौन कौन से संस्थान के लोग को शामिल करना चाहिए तकनीकी सहायता समूह में, तो आप ये देख सकते हैं। वैसे इतना ज्यादा तो याद रहेगा नहीं, लेकिन जैसे अब अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आप ये लिख सकते हैं कि सरकार के द्वारा एक है कि तकनीकी सहायता समूह बनाया जाए जिसमें कुछ संस्थानों के लोगों को शामिल करने की सिफारिश की गई, जैसे करके आप 3-4 नाम लिखेंगे उसके बाद आदि करके लिख देंगे। उसके अलावा बात करें सरकार ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह हिमालयी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठन करने का निर्देश दे, जिसमें मुख्य सचिव को उचित समझे जाने पर इसके सदस्यों को शामिल किया जाए। यहाँ पे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भैया आप निर्देश दे दीजिए राज्यों को। हंसी इस बात पे आई कि ये जो काम है ये किसका है, केंद्र सरकार का, निर्देश दो राज्यों को, लेकिन केंद्र सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि भैया आप निर्देश दे दीजिए क्योंकि लोग मेरी बात मान नहीं रहे हैं। ये ऐसा था कि बड़े भैया अगर मान लीजिए छोटे भाई से कोई बात करें और छोटे भाई नहीं मान रहे तो पापा के पास जाते हैं कि पापा आप देखिए मेरी बात नहीं मान रहा है। तो केंद्र सरकार इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि सर आप यहाँ पे निर्देश दे दीजिए राज्य को कि अपने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनाए, उसके ऊपर यहाँ पे ये लोग अध्ययन करें ताकि हिमालय क्षेत्र को बचाया जा सके। दोस्तों यहाँ पे वही बात की जा रही है कि किसी क्षेत्र की वहन क्षमता से क्या तात्पर्य है, तो मैंने आपको पहले एग्जांपल देकर समझा दिया कि वहन क्षमता क्या होती है। बाकी वही सारी चीजें यहाँ पे टेक्निकली रूप में लिखी गई, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, वरना मोटा मोटा तो आपको समझ आएगी कि वहन क्षमता क्या होती है। उसके अलावा बात करें पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 19 मई 2023 को सभी राज्यों से कहा गया कि यदि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है, कैसा अध्ययन, तो यही कि जो IHR आता है यानी कि इंडियन हिमालयन रीजन में आपने अभी तक कोई पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन नहीं किया, कोई ये नहीं देखा कि भाई यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसको कैसे लेकर के चला जाए, तो उसके लिए फिर से इनसे कहा गया कि जल्द से जल्द जितना जल्दी मुमकिन हो, अतिशीघ्र, इसके लिए यूज करते हैं वर्ड जल्द से जल्द के लिए कि अतिशीघ्र आप एक कार्य योजना बनाइए और उसके लिए इस चीज को यूज करिए और आप देखिए कि इसके लिए अध्ययन किया जाए और उसको कैसे लेकर के चलना है। अब यहाँ पे कुछ सुझाव दिए गए हैं लेख में, तो उस सुझाव के बारे में यहाँ पे हमने लिखा है। अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ पॉइंट नोट आउट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको आंसर राइटिंग में फायदा मिलेगा जब भी कहीं हिमालय के क्षेत्र के बारे में बात की जाती है। वैसे अगर आपको याद रहता है तो दी बेस्ट है। जैसे सुझाव क्या दिए गए इसमें कि क्या क्या किया जा सकता है इंडियन हिमालयन रीजन को बचाने के लिए, यानी कि जो इनकी वहन क्षमता है इसको फिर से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। जैसे सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं इनसे निपटने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें बात कर रही सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह प्रक्रिया जन केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए हमें सतत विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए, यानी कि विकास तो करें लेकिन पर्यावरण के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा बात करिए विभिन्न संस्थानों की नीति निर्माण में भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे संस्थानों का नाम लिया गया है, तो यहाँ पे इन सब की भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग क्षेत्र में जाके काम करेंगे
अलग तरीके से उसी चीज़ का मूल्यांकन करेंगे, तो इसलिए कई सारे क्षेत्रों को इसमें शामिल करने की बात की जा रही है, कई सारे संस्थानों को इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है। उसके अलावा बात करें कि इसके शहर और कस्बों को जो शामिल करने की बात की, उसके अलावा संपूर्ण आईएचआर का यहाँ पे मूल्यांकन शामिल करना चाहिए, यानी कि सिर्फ शहर और कस्बों को ना देखा जाए, बल्कि पूरा जो इंडियन हिमालयन रीजन है उसके बारे में चर्चा की जाए, उसके बारे में अध्ययन किया जाए। उसके अलावा बात करें कि ध्यान हिमालयी राज्यों की अस्थायी जनसंख्या पर होना चाहिए, और वर्तमान जांच जो आने वाली है का फोकस विभिन्न हिमालयी राज्यों के लिए अस्थायी आबादी की वहन क्षमता पर होना चाहिए। पूरे राज्य के पर्यावरण, जिसमें सभी जैविक प्रजातियां, भोजन, आवास, पारिस्थितिकी और कृषि सहित पानी शामिल है, इसकी समग्र टिकाऊ क्षमता का आकलन करने की व्यापक और दीर्घकालिक आवश्यकता है। संबंधित राज्यों के सामाजिक पहलुओं या जनसंख्या स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विशेषज्ञ समिति में स्थानीय लोगों को न्यूनतम 1/3 सदस्य, कहाँ के, तो स्थानीय लोग जो होते हैं, जैसे आप देखेंगे नगर पालिका और नगर पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी, ग्राम सभा होगी, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर पड़ेगा। भैया आप तो प्रोफेसर हैं, आपको तो वैसे भी सुविधा दी गई है कि चलो आप अच्छे से रहना, आप सेफ रहना, लेकिन जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, जो आम जन है, जो गरीब जनता वहाँ की, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, सबसे ज्यादा तो यही मैटर करता है ना। तो इनको शामिल करने की बात की जा रही है कि कोई भी समिति बनाई अगर आप, तो उसमें कम से कम न्यूनतम 1/3 1/3 स्थानीय लोग को शामिल कीजिए, ताकि ये लोग अपना एक्सपीरियंस बता सकें। और देखिए कभी भी ना आप देखिएगा, जो भी स्थानीय लोग होते हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता होता है कि इस चीज को कैसे लेके चलना है। इवन उनको भले से वैज्ञानिक तरीका ना पता हो संरक्षित करने का, लेकिन वो अपने आसपास के क्षेत्र को संरक्षित करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे आप जनजातियों के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो जनजातियां जंगलों में रहती हैं, आप देखेंगे सामान्यतः पेड़ों को नहीं काटते, बल्कि उससे जो पत्तियां गिरती हैं उन्हीं का यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी बात की जा रही है कि स्थानीय लोग को शामिल कीजिए। इसके अलावा बात करें विशेषज्ञ समिति को, प्रत्येक पंचायत समिति और नगर पालिका को जनसंख्या स्थिरता मानदंड जो अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है पर प्रतिक्रिया देकर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें, और प्रत्येक स्थानीय सरकारी केंद्र को तुरंत प्रसारित किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी इनका सुझाव समस्या आती है वो सबको बताना चाहिए, सरकारों को भेजना चाहिए, जो स्थानीय सरकार उनको भी बताना चाहिए। इस तरीके से ये नहीं कि रिपोर्ट तो बन गई अब उसको पब्लिक ना किया जाए। आप देखेंगे बहुत सारी रिपोर्ट बन जाती है लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें कि आईएचआर यानी कि इंडियन हिमालयन रीजन में समग्र विकास हेतु सरकार की कौन कौन सी पहल है, तो बात करें हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन 2010 का है, भारतीय हिमालय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम, सुरक्षित हिमालय परियोजना, और 30 जनवरी 2020 को प्रसारित आईएचआर में वहन क्षमता पर हालिया दिशा निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था राज्यों को। दोस्तों यहाँ पे 2-3 आर्टिकल हैं जिसको हम एक साथ कवर करने वाले हैं। एक तो यहाँ पे यह है कि इसराइल और जो हमास के बीच युद्ध चल रहा है, इसके बीच में इसने इसराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहे में इसराइल ने सीरिया के ऊपर क्यों अटैक कर दिया है, सीरिया की इसमें क्या गलती थी, या सीरिया का क्या रोल है इसमें कि सीरिया के ऊपर अटैक कर दिया गया इसराइल के द्वारा। पहला आर्टिकल ये। दूसरा आर्टिकल आप यहाँ पे देखिए, बात की रफा बॉर्डर के बारे में, तो ये भी, ये दोनों आर्टिकल एक ही से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसराइल और हमास, या फिर इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में आप कह सकते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल जुड़े हुए हैं, और इस आर्टिकल को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि दोस्तों एक तो मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा आपका सीधा सीधा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो इसराइल और हमास में संघर्ष चल रहा है उसका इंपैक्ट दुनिया के ऊपर क्या पड़ने वाला है, और फिर इसराइल और हमास के संघर्ष से जो अरब देश हैं, यानी कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, या फिर आप कह सकते हैं वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, या मिडिल ईस्ट एशिया है, तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे मेंस आंसर राइटिंग में। दोस्तों ये चर्चा में क्यों, तो गाजा में इसराइल और आतंकवादी समूह हमास के बीच चल रहे संघर्ष में रविवार यानी कि 22 अक्टूबर को इजरायली युद्धक विमानों ने गाजा के कुछ हिस्सों और सीरिया के 2 हवाई अड्डों पर हमला कर दिया, तो इस वजह से चर्चा में आ गया। अगर हम बात करें इसराइल, हिजबुल्लाह और सीरिया के बीच संबंध कैसे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हमला क्यों किया गया था सीरिया में, तो यहाँ पे एक समुदाय पाया जाता है, इसका नाम है हिजबुल्लाह। ये भी आतंकवादी संगठन माना जाता है और इसको ईरान का सपोर्ट है। तो कह रहा है इजराइल कि हमने इसको समाप्त करने के लिए ही ऐसा काम किया है, और हिजबुल्लाह और ईरान, आपने देखा होगा कि कई बार ये लोग कह रहे थे कि ये इसराइल के खिलाफ खड़े होंगे और फिलिस्तीन का साथ देंगे, यानी कि हमास का साथ देंगे। तो भैया कोई भी देश होगा तो इस तरीके की हरकतें तो करेगा। अगर कोई मुझसे ये कहेगा कि मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने वाला, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी उसके खिलाफ तैयारी करूंगा। तो वही इसराइल ने भी किया। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इसराइल, हिजबुल्लाह और सीरिया के बीच संबंध कैसे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये हमले लेबनान स्थित ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह पर हमले से जुड़े हैं, जिसने इसराइल के उत्तर की ओर हमलों का मोर्चा खोलने की धमकी दी है। लेबनान और सीरिया दोनों उत्तरी क्षेत्र में इसराइल की सीमा पर हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच गोलीबारी हुई है, लेकिन हिजबुल्लाह अभी तक औपचारिक रूप से युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इस मैप को ना कहते हैं घोल के पी जाना, ठीक उसी तरीके से करिए, घोल के पी जाइए। मतलब इसको इतना अच्छे से देख लीजिए, इतना अच्छे से, इसको इतना अच्छे से याद कर लीजिए कि आपसे क्वेश्चन बनना फिक्स ही है। अगर यूपीएससी नहीं तो अगर कोई स्टेट पीसेस तैयार कर रहे हैं तो फिक्स है, लिख के ले लीजिए स्टेट पीसेस वाले कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे वो मैप का बने चाहे उस तरीके से आंसर राइटिंग का बने, पर वो क्वेश्चन तो बनना ही बनना, क्योंकि इतना ज्यादा ही चर्चा में है ना, और फिर इसमें कई सारे पक्ष जुड़ जाते हैं, तो इस वजह से चर्चा में लगातार बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मैप देखिए, देखिए यहाँ पे इजिप्ट है, इसको मिस्र कहा जाता है। अगले आर्टिकल में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो इसलिए मैं पहले ही आपको इजिप्ट के बारे में बता रहा हूँ। इसकी राजधानी कायरो है। आप यहाँ पे इसराइल को देख सकते हैं, ये हो गया लेबनान,
ये हो गया जॉर्डन, ये रहा सीरिया। अब यहाँ पे इसराइल लेबनान और सीरिया के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है, तो उसके पीछे वजह हमने बता दी, इराक। आपसे देखिए इसराइल और हमास चर्चा में यानी कि फिलिस्तीन चर्चा में आपसे ये ना पूछ करके, क्योंकि इसराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक कर दिया, अब आपसे ये पूछा जा सकता है ना कि भैया सीरिया का बॉर्डर किस किस के साथ शेयर होता है, तो एक तरफ तुर्की होगा, एक तरफ इराक हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके अलावा लेबनान हो गया। तो इस तरीके से आपको इनका बॉर्डर भी क्लियर करके रखना है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉर्डन के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है। तो आपको ये मैप बहुत अच्छे से देखना है, मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैप एकदम क्लियर होना चाहिए आपका यहाँ पे, बिल्कुल। उसके अलावा आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये मेडिटेरियन सी है, और फिर यहाँ पे तो इसका नाम लिखा है कि रेड सी है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो जल संधि है ना, उसका नाम अगर आप बता दे तो मजा आ जाए। उसका नाम है दोस्तों स्वेज नहर। आपने इसके बारे में इतिहास में पढ़ा होगा कि ये स्वेज नहर ही थी जिसने इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल दिया था यार। मतलब इसकी वजह से अंग्रेज यहाँ से घूमते हुए फिर यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास आ जा रहे थे, वो बहुत दिक्कत कर रहा था हमें। तो यहाँ पे दोस्तों ये मेडिटेरियन सी है और फिर ये रेड सी है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जल संधि का नाम बताइए। तो आपको लगेगा कि यार ये कहाँ से पूछ ले भैया, इसराइल चर्चा में था, सर ने तो कहा था इसराइल चर्चा में। तो दोस्तों इस तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि जो एकदम चर्चा में सिर्फ उसी से पूछा जाए, उसके आसपास के क्षेत्रों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत आसानी से। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान हो गया, पर्सियन गल्फ हो गया। इस तरीके से आप कभी भी मैप देखना तो उसके आसपास का क्षेत्र जरूर देखिए यार, क्योंकि उसके आसपास का क्षेत्र और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें हिजबुल्लाह और इजराइल के बारे में, तो ऐतिहासिक रूप से 1982 में समूह के निर्माण के बाद, कौन से समूह, तो यहाँ पे बात करें हिजबुल्लाह के बारे में, ठीक है। हिजबुल्लाह ने पश्चिम एशिया में इजराइल और पश्चिम प्रभाव का विरोध किया है। इसने रूस और ईरान के साथ मिलकर पड़ोसी सीरिया में गृह युद्ध के दौरान राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन का भी समर्थन किया था। किसने, हिजबुल्लाह के बारे में बात की जा रही है। बदले में हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त हुआ था। यह समूह अपने धार्मिक मॉडल, देश पर शासन करने वाले धार्मिक शासन से प्रेरित था, जो 1979 से देश में लागू है। जैसे आप देखेंगे अफगानिस्तान में जो मुद्दा चल रहा है, ठीक उसी तरीके से। अच्छा, अफगानिस्तान में किसका शासन है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मिलता जुलता सही नाम है। चलिए 1 सेकंड का टाइम देता हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में, तब तक कमेंट करिए जैसे आप लेक्चर सुन रहे हैं। देखिए अफगानिस्तान और तालिबान, तानबान ठीक है, तो यहाँ पे तालिबान राज कर रहा है अफगानिस्तान में। तो इसी तरीके से हिजबुल्लाह जो है, इसकी भी यही मान्यता है कि इस्लाम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए रूल, और यहाँ पे औरतों को पढ़ने का अधिकार ना हो, मतलब सिर्फ पढ़ाई करें तो थोड़ी बहुत करें, और हमेशा वो हिजाब होता है उसमें रहे, इस तरीके की इनकी सोच है। खैर वो अलग मुद्दा है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले हिजबुल्लाह और इजराइल के बारे में। हिजबुल्लाह भी एक शिया संगठन है। अब यहाँ पे एक और दिक्कत निकल के आती है। आप देखेंगे जो सऊदी अरेबिया कंट्री है ये सुन्नी कंट्री है, और जो ईरान है ये शिया बहुल कंट्री है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच इसी चीज को लेकर के विवाद चलता रहता है, और ये लोग इसराइल के खिलाफ खड़े होंगे। पहले खुद तो सुधर जाओ वही चीज है ना कि मतलब अपने अंदर कमी हजारों हो, लेकिन हमें दूसरे के ऊपर टोकना जरूर है, दूसरे की कमी देखना जरूर है। तो ये हरकतें इनकी भी है। भैया ईरान जो है ये शिया बहुल कंट्री है, और जो सऊदी अरेबिया है ये सुन्नी बहुल कंट्री है। तो इन दोनों के बीच आपस में इसी चीज को लेकर के विवाद चलता रहता है। और यहाँ पे बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुमान है कि ईरान हिजबुल्लाह को करोड़ों डॉलर की फंडिंग देता है, और उसके पास हजारों लड़ाके भी हैं हिजबुल्लाह के पास। तो अब आप यहाँ पे सोच के देखिए, यूएसए के लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ईरान हिजबुल्लाह को करोड़ों डॉलर की फंडिंग करता है, और इसी वजह से आप देखें कि ईरान और जो यूएसए इनके बीच भी संबंध गड़बड़ा चुके हैं। यूएसए ने काफी हद तक ईरान का जो डॉलर में पेमेंट होता है उसको रोक दिया था। यूएसए ने कहा था कि ईरान को डॉलर में पेमेंट नहीं किया जाएगा, और अगर कोई करता है वो देश तो हम उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा देंगे। तो भैया इन दोनों के भी संबंध बिगड़ रहे हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच तो बिगड़े ही है, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच संबंध। तो इसी तरीके से यूएसए और ईरान के बीच भी संबंध बिगड़े हुए हैं। और आप सभी को पता है कि इसराइल के बैक सपोर्ट में कौन खड़ा है भैया, वो यूएसए खड़ा है। तो ईरान हो गया या सऊदी अरेबिया, कोई भी जाएगा अगर इसराइल के खिलाफ, तो पीछे यूएसए तो खड़ा है ना इसराइल के, तो फिर वो भी शामिल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है कि अगर यहाँ पे हिजबुल्लाह शामिल होता है फिर ईरान शामिल होता है इस युद्ध में। उसके अलावा अगर हम बात करें सीरिया और इसराइल के बारे में, तो सीरिया ने 1948 में अपने गठन के बाद से लंबे समय तक अन्य अरब देशों की भांति इनके नीति के अनुरूप इसराइल का विरोध किया है। इसने इजरायली उपस्थिति और कब्जे को फिलिस्तीनी और अरब हितों के विरुद्ध माना है। दोनों ने युद्ध भी लड़े हैं, जिसमें 1967 का 6 दिवसीय युद्ध भी शामिल है, जिसके कारण इसराइल ने क्या हो गया यार, मौसम बदल रहा है तो लग रहा है तबीयत भी सॉरी दोस्तों 1967 का 6 दिवसीय युद्ध भी शामिल है, जिसके कारण इसराइल ने सीरिया के गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था, जिस पर आज भी इसराइल का ही नियंत्रण है। हिजबुल्लाह और सीरिया के बारे में अगर हम बात करें, तो दोनों अरब पार्टियां इसराइल और पश्चिमी प्रभावों का विरोध करती हैं इस क्षेत्र में, साथ ही रूस के साथ भी गठबंधन करती हैं, लेकिन कई बार उनके परस्पर विरोधी हित भी रहे। अब कोई भी दो संगठन है, कोई भी दो लोग है, तो जाहिर सी बात है कुछ बातों पर सपोर्ट करेंगे, कुछ बातों पर विरोध भी करेंगे। 1990 में लेबनानी गृह युद्ध समाप्त होने के बाद हिजबुल्लाह को लेबनान में सीरियाई समूह की उपस्थिति को स्वीकार करना पड़ा। सीरिया के राष्ट्रपति असद, जिन्होंने 2000 से देश पर शासन किया है, को देश में ईरान और हिजबुल्लाह के सीरिया मिलिशिया को स्वीकार करना पड़ा है। यानी भैया जो सीरिया है यहाँ पे
जो हिजबुल्ला संगठन है वो और ईरान का जो प्रभाव, इन दोनों को स्वीकार कर लिया है यहाँ के राष्ट्रपति जी ने। कौन है? असद अल बशर। इनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, हिजबुल्ला नाम की कोई चीज़ है और ये लोग हमारे ऊपर कोशिश नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें कि सीरिया वर्तमान संघर्ष में कैसे शामिल है, तो सीरियाई राज्य मीडिया ने बताया कि इजरायली हवाई हमलों ने राजधानी दमिश्क और उत्तरी शहर अलेप्पो में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को निशाना बनाया है। हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और रनवे क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे वे सेवा से बाहर हो गए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से इसराइल ने सीरिया में हवाई अड्डों सहित कई हमले किए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह ने कहा कि शनिवार को उसके 6 लड़ाके मारे गए और समूह के उपनेता शेख नईम कासिम ने चेतावनी दी कि अगर इसराइल ने गाजा में जमीनी हमला शुरू किया तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले युद्ध में हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा था कि उसने सीरिया के इजरायली कब्जे वाले गोलन हाइट्स की सीमा पर स्थित विवादित चेबा फार्म में इजरायली ठिकानों पर बड़ी संख्या में रॉकेट और गोले का इस्तेमाल किया है। इसने फिलिस्तीनी प्रतिरोध के साथ अपनी एकजुटता की भी घोषणा की है, क्योंकि यहाँ पे इसने कह दिया था कि हम फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे। और कोई भी देश होगा युद्ध में अगर फालतू बातें करता है तो फिर दूसरा वाला देश खतरनाक स्थिति में आएगा ही, वो पगलाएगा ही कि भैया तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम किसी और के साथ कैसे खड़े हो सकते हो। तो चीजें देखने को मिलती है। उसके अलावा बात करें कि यहाँ क्या चिंता है, यानी कि इस क्षेत्र में क्या मुद्दा चल रहा है, तो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी इसराइल में सैनिकों से कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो यह उसके जीवन की गलती होगी। हम इसे इतनी ताकत से पंगु बना देंगे कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और इसके और लेबनानी राज्य के लिए परिणाम विनाशकारी होंगे। माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास हथियारों के मामले में बड़ी संख्या में ताकत और समर्थन वाले देश हैं, और इसलिए जैसे जैसे युद्ध अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है, इजरायली सेनाओं द्वारा गाजा पर संभावित जमीनी आक्रमण और हिजबुल्लाह जैसे अभिनेताओं के कारण होने वाले फैलाव को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, जो संभावित रूप से पश्चिम एशिया के अन्य देशों में संघर्ष के पसार को बढ़ा सकता है। अब दोस्तों सिंपल सा मुद्दा समझिए, इतने सारे चीजें पढ़ने के बाद भी अगर उतना क्लियर नहीं हो तो यहाँ पे सिंपल सा मुद्दा समझिए कि एक हो गया इसराइल, ये हो गया सीरिया, और ये हो गया हमास। ठीक है, इसराइल ने क्या किया, तो यहाँ पे हमास या फिलिस्तीन के इसराइल ने के ऊपर अटैक किया, पहले तो इन्होंने किया था, तो ये मुद्दा तो आपको पता है। लेकिन जब इसराइल के ऊपर अटैक किया तो सीरिया में एक संगठन पाया जाता है, उसका नाम है हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह भाई साहब ने क्या किया कि इन्होंने ये कहा कि अगर तुमने फिलिस्तीन में जमीनी स्तर पर, इसराइल से इन्होंने कहा कि अगर तुमने फिलिस्तीन में जमीनी स्तर पर जाकर के कोई अभियान शुरू किया तो हम भी तुम्हारे यहाँ पे अभियान शुरू कर देंगे और हम भी तुम्हारे लोगों को मारना शुरू कर देंगे। किसने कहा था? हिजबुल्लाह ने कहा था। और जब हिजबुल्लाह का बयान आएगा तो इसराइल जैसा देश, और जिसके बैकग्राउंड में कौन खड़ा है? यूएसए खड़ा है, तो चुप रहने वाला है? तो इसराइल ने भी यही कहा कि अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो उठाकर फेंक देंगे। ऐसे इस तरीके से मारेंगे ना, वो कहते हैं सातों को साथ मारेंगे, एक साथ मारेंगे, ऐसे कोई डायलॉग है ना। तो इसराइल ने कहा कि इसी तरीके से मारेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे, दोबारा सर उठाने की हिम्मत नहीं करोगे। तो हिजबुल्लाह को समाप्त करने के लिए, हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए इसराइल ने क्या किया कि सीरिया के एक हवाई अड्डे पर इन्होंने अटैक कर दिया। तो इस वजह से सीरिया भी चर्चे में आ गया। अब आपको ये पता चल गया होगा ना कि सीरिया चर्चा में क्यों बन गया, सीरिया के ऊपर अटैक क्यों किया गया था। तो यहाँ पे एक संगठन पाया जाता है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। ये भी एक आतंकवादी संगठन है, और इसको बैकग्राउंड में कौन सपोर्ट कर रहा है? तो इसको ईरान सपोर्ट करता है। तो उम्मीद है दोस्तों इस आर्टिकल का निचोड़ यहाँ पे है, जो आपको समझना था वो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बाकी यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप पढ़ के समझ सकते हैं। इसराइल और फिलिस्तीन, आप कह सकते हैं इसराइल और हमास से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा यहाँ पे है। उसमें यहाँ पे बात करें रफा बॉर्डर के बारे में। तो रफा बॉर्डर कहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और ये इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? तो अगर आप मैप देखेंगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड, ये वाला मैप देखिए आप लोग, ये वाला मैप। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये रहा आपका रफा बॉर्डर। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये बता दिया जाए कि जो रफा बॉर्डर है ये इजिप्ट को ही मिस्र कहा जाता है, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया था। तो जो गाजा है जहाँ पे अटैक किया गया इसराइल के द्वारा, तो गाजा और इजिप्ट के बीच एक ही जगह है जहाँ से लोग यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी गाजा से इजिप्ट में आने के लिए और इजिप्ट से गाजा में जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, उसका नाम है रफा बॉर्डर। अब इसी वजह से चर्चा में आया, क्योंकि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, जैसे ही यहाँ पे घोषणा हुई और जैसे ही सारी हरकतें शुरू हुई, तो बहुत सारे लोग रफा बॉर्डर के आसपास भटकने लगे, और बहुत सारे लोग को ये लगा कि मुझे यार यहाँ से ट्रांसफर होकर के यहाँ जाना। बहुत सारे लोग को ये लगा कि अब यहाँ से मैं निकल करके यहाँ पे जाऊँ और इसराइल को सबक सिखाऊं, हालांकि वो बहुत बड़ी गलती करने वाले, उनको ये समझ नहीं। तो यहाँ पे इसी वजह से रफा बॉर्डर चर्चा में आ गया। अब इस पूरे आर्टिकल में ये सारी चीजें लिखी हैं कि रफा बॉर्डर चर्चा में क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो वही चीज है, बाकी आप इस चीज को पढ़ लीजिए। लेकिन जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये मैप है। अब आप मैप को देखिएगा ध्यान से, ये रहा आपका रफा क्रॉसिंग, और ये रहा गाजा स्ट्रिप, ये रहा गाजा सिटी, और ये रहा इवैक्यूएशन एरिया। और बाकी यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं। इसराइल हो गया, यहाँ पे इजिप्ट हो गया। तो अब आपसे इजिप्ट के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, गाजा के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, इसराइल के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, और जो भी क्वेश्चन बनेगा वो मैप बेस्ड क्वेश्चन ही बनेगा आपसे। कि दोस्तों यहाँ पे आप देखिए लगातार चर्चा में बना हुआ क्षेत्र, और मैंने आपको अलग अलग मैप दिखाया इसीलिए ताकि आप इस चीज को समझ सके कि इजिप्ट कहाँ पे है, इसराइल कहाँ पे है, ये किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, कौन सी कंट्री लैंड लॉक है, कौन सी कंट्री किसके साथ सीमा साझा करती है, कौन सी कंट्री लैंड लॉक नहीं। ये सारी चीजें अलग अलग मैप के माध्यम से आप समझ सके। यहाँ पे आपका सीधे जिसके ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख लीजिएगा। मैप को अच्छे से देखिए, कभी भी देखिए तो आपको देखिए अलग अलग मैप इसलिए दिखाएगा ना कि आपको अलग अलग चीजें क्लियर हो जाए।
अब यहाँ पे अगर आपसे इजिप्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो ये रहा आपका सूडान इस तरफ और इस तरफ हो गया लीबिया, यानी कि 2 ही देशों के साथ ये सीमा साझा करता है और ये एक प्रकार की लैंड लॉक कंट्री नहीं है, यानी कि ये जल से सीमा साझा करती है अपनी। उसी तरीके से आप ये सारे क्षेत्र को देख लीजिएगा अच्छे से पूरा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कहीं से भी बन सकता है। ये रहा आपका सीरिया, ये रहा आपका जॉर्डन, ये रहा इजराइल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया आपका मेडिटेरियन सी और ये हो गया रेड सी, और अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों को जोड़ने वाली कैनाल स्वेज है, यानी कि कैनाल नहर है। इस तरीके से आप यहाँ पे पर्शियन गल्फ को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सब दिखाने का मतलब क्या है, क्योंकि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि इजराइल निम्नलिखित में से किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। आप 4 नाम दे देंगे, 5 नाम दे देंगे, इस तरीके से आपसे पूछेगा कि केवल 2 के साथ, केवल 3 के साथ। आप पीवाईक्यू उठा के देखिए, और जहां तक मुझे याद है 2022 में ये क्वेश्चन बना था कि अफगानिस्तान निम्नलिखित में से कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बहुत ही फ्रिक्वेंटली बन जाएंगे मैप बेस, और फिर आपको लगेगा यार कहाँ से पूछ लिया। और मान लीजिए इजराइल हो गया और फिलिस्तीन हो गया, दोनों चर्चा में बने हुए, इनसे ना क्वेश्चन पूछ करके आपसे इजिप्ट के बारे में पूछ लिया, भाई इजिप्ट किसके साथ सीमा साझा करता है, या फिर इजिप्ट एक जलीय कंट्री या फिर ये लैंड लॉक कंट्री है, इस तरीके से पूछ लेगा। या फिर आपसे सीरिया के बारे में पूछ लिया, क्योंकि बैकग्राउंड में ये भी तो चर्चा में आ गया ना, इजिप्ट भी चर्चा में आ गया, सीरिया भी चर्चा में आ गया, तब तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस आर्टिकल में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था वो चीज़ मैंने आपको दिखाई दी है। बाकी वही सारे पॉइंट लिखे कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, इन दोनों ने मानवीय सहायता के लिए भी समझौता नहीं किया है, और मिस्र गेट क्यों बंद करके बैठा हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हो पाया, राजनयिक संबंधों में देरी हो रही है, इस वजह से जो मिस्र है इसने ये गेट खोला नहीं था। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में राफा गेट 245 दिनों तक खुला रहा, जिसमें कहा गया है कि 1,33,000 से अधिक लोग अंदर आए, यानी कि यहाँ पे मिस्र सॉरी अरे यार उस नाम हमास में आए या फिलिस्तीन में आए, गाजा में आए, और फिर बाकी का 1,44,000 लोग यहाँ पे इजिप्ट में गए। कभी कभी क्या होता है चीज़ दिमाग में चले लेकिन जुबान पे आ नहीं रही है। उसके अलावा दोस्तों ये जो रफा बॉर्डर है ना, यही एकमात्र जगह है, मतलब इसराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा चल रहा है इसके लिए रफा बॉर्डर ही एकमात्र जगह जहां से होकर के मानवीय सहायता भेजी जा सकती है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब अगर आपसे पूछ ले कि रफा क्या, हाल ही में चर्चा में रहा था रफा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकार का बॉर्डर है भैया। एक किन दो देशों के बीच बॉर्डर बना था, तो ये रहा आपका अभ्यास प्रश्न। आप बताइए कि किन दो देशों के बीच ये रफा बॉर्डर सीमा बनाता है। उसके अलावा दोस्तों इस आर्टिकल में बात कर रही है कि जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण हुआ था उसके बारे में, तो इसके बारे में हमने आज से कई दिन पहले डिस्कस कर लिया था, तो इस वजह से फिर से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये आर्टिकल प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर से हम डिस्कस करेंगे तो उसका कोई फायदा निकल के आने वाला नहीं है। बाकी ये चार्ट आप इसको देखना चाहते तो इस चार्ट से बहुत सारी चीजें आपकी फिर से रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि इस आर्टिकल को हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ था, तो फिर से उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इस आर्टिकल को इंपॉर्टेंस है, इस आर्टिकल को हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात करें जो एमएसएमई का क्षेत्र है इसको लेकर के, साइबर हमले को लेकर के, इन दोनों क्षेत्रों के बारे में बात करें कि एमएसएमई के ऊपर जो साइबर हमले हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इससे कैसे बचा जाए, और साइबर बीमा पॉलिसी के सारी चीज आर्टिकल में बात की जा रही है। तो चलिए हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं को। यहाँ पे बात की चर्चा में, तो आज भारत की आर्थिक प्रगति लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एसएमई और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई पर भारी तरीके से निर्भर है, जो व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के रीढ़ है। आखिरकार ये उद्यम मिलकर सकल घरेलू उत्पाद में 28% से अधिक का योगदान देते हैं, जिससे रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा होते हैं। तो जीडीपी में कितना योगदान दे रहे हैं? लगभग 28%। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि उच्च जोखिम को देखते हुए उन्हें किसी भी जोखिम के खिलाफ एक मजबूत ढाल की आवश्यकता है। विशेष रूप से भारी डिजिटल निर्भरता के इस युग में व्यवसाय साइबर जोखिमों के साथ आने वाले उच्च वित्तीय और कानूनी निहितार्थों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस आर्थिक जीवंतता के बीच एसएमई और एमएसएमई भी साइबर हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील है। साइबर सुरक्षा फर्म एक्रोनिस की हालिया रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि भारत में कंपनियों ने दुनिया में कहीं और की तुलना में अधिक साइबर हमलों की सूचना दी, यानी कि भारत में दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में सबसे ज्यादा साइबर हमले होते हैं। उसके अलावा बात करें कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जैसी सरकारी पहल का उद्देश्य भी डेटा गोपनीयता की रक्षा करना और उसे मजबूत करना है। यही कारण है कि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में संगठनों के लिए साइबर बीमा पहला कदम है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि जो एमएसएमई क्षेत्र है इनके ऊपर साइबर अटैक हो रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए जो साइबर बीमा पॉलिसी उसको अपनाना चाहिए। यहाँ पे बात करें एसएमई और एमएसएमई साइबर अपराध क्या है, तो एसएमई और एमएसएमई साइबर अपराधों के प्रमुख लक्ष्य बन चुके हैं। उन्हें डेटा उल्लंघनों, मेलवेयर हमलों, फिशिंग हमलों और सेवा से इनकार करने वाले यानी कि डॉस डिनायल ऑफ सर्विसेज करने वाले हमलों सहित साइबर जोखिमों को एक विस्तृत श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। और जो एसएमई और एमएसएमई है ये आसान लक्ष्य में आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास भाई जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा वित्तीय तंत्र नहीं होता है। बहुत सारे विशेषज्ञ नहीं रखे रहते हैं कि टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ रखे रहे और फिर इनकी सुरक्षा की जा सके। साथ ही उनके पास सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम होने की संभावना भी कम रहती है। अध्ययनों से पता भी चला है कि साइबर हमलों में से लगभग 43% छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप पर निर्देशित होते हैं। इसके परिणाम बहुआयामी होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे वित्तीय हानि हो गई, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना हो गया, परिचालन संबंधी व्यवधान उत्पन्न करना होगा। तो ये सारे इसके परिणाम होते हैं जब भी साइबर अटैक किया जाता है। आप देखेंगे दोस्तों जो एमएसएमई है ये बहुत बड़े उद्योग तो होते नहीं कि इनको पूरे देश के लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाए,
तो होता ये कि ना तो इनकी पुलिस सुनने वाली है अगर साइबर हमला हो गया, और ना ही कोई और सुनने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पे आसानी से इनको टारगेट किया जा सकता है, और लोगों को पता है कि अगर इनको टारगेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बवाल भी नहीं बढ़ेगा। अगर वहीं कोई अंबानी को टारगेट करता है तो आपको पता है कि पूरा देश उसी को खोजने में लगा दिया जाएगा, पूरे देश की पुलिस उसी को खोजने में लग जाएगी कि अंबानी को टारगेट करने वाला कौन था। तो इनके साथ तो ऐसा कोई इशू है नहीं, तो इसलिए एमएसएमई वाले क्षेत्रों को टारगेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि लोग उनके ऊपर उतना ध्यान दे नहीं रहे हैं और उनकी इतना सुनवाई भी नहीं होगी। इसके अलावा बात की जा रही है कि अमूर्त लागतें। अब अमूर्त लागतों का क्या मतलब है कि एक तो आपको ये दिख रहा है कि भैया उनकी हैक किया गया था सिस्टम, उसकी वजह से इनको वित्तीय नुकसान हो गया, यानी कि पैसे इनका चला गया या फिर इनके ग्राहक चले गए। लेकिन जो अमूर्त लागत है, यानी कि जो उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचती है, जो उनके ग्राहक कट जाते हैं, जो उनके उत्पाद की बदनामी होती है, ये सारी लागतें कौन देखेगा। उसके अलावा जो उनकी डेटा की गोपनीयता होती है वो भी ब्रीच हो जाती है। अब लोगों को ये डर लगा रहता है ना कि भैया इन कहाँ से मेरा डेटा चोरी हो गया था, पता नहीं क्या होगा मेरे डेटा का। अब मान लीजिए किसी डेटा के साथ छेड़छाड़ की जाती है और किसी अन्य व्यक्ति का नंबर निकाल करके उनके साथ बदतमीजी की जाती है, तो इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि सारी अमूर्त लागतें हैं जो एमएसएमई को प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पे इनका इलाज क्या बताया गया, तो इनका इलाज ये बताया गया, इनका संभावित सुझाव ये बताया कि साइबर कवर यानी कि साइबर बीमा ले लिया जाए, ये इसका इलाज बताया गया। तो केवल साइबर बीमा ही एसएमई और एमएसएमई को उस कीमत पर सुरक्षा प्रदान कर सकता है जिसे वे वहन कर सकते हैं। यह एक वित्तीय सुरक्षा नेटवर्क प्रदान करता है जो डेटा उल्लंघनों, रैंसमवेयर हमलों और साइबर घटनाओं से जुड़ी लागतों को कवर करता है। बीमाकर्ता अब उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष साइबर बीमा समाधान प्रदान करते हैं। ये नीतियां न केवल परिचालन के पैमाने पर बल्कि डिजिटल निर्भरता की सीमा और उनके सामने आने वाले विशिष्ट साइबर जोखिमों पर भी विचार करती हैं। एसएमई और एमएसएमई पर साइबर हमले अक्सर रैंसमवेयर और साइबर जबरन वसूली के रूप में सामने आते हैं। अपराधी सिस्टम को हैक कर लेते हैं और जब तक कि पीड़ित फिरौती नहीं देता तब तक सभी पहुंच को अवरुद्ध कर देते हैं। साइबर बीमा ऐसे जोखिमों से निपटने में मदद कर सकता है। उसके अलावा बात करें कि पॉलिसी लागतों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर कर सकती है जिसमें अधिसूचना लागत भी शामिल है, जो डेटा उल्लंघन के बारे में ग्राहकों और अन्य प्रभावित पक्षों को सूचित करने की लागत है। ये नीतियां डेटा उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले कानूनी खर्चों को भी सहायता देती हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो बीमा पॉलिसी है साइबर से रिलेटेड, वो उसका फायदा क्या है और साइबर बीमा करा लेना चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि जैसे आपका कोई हैक कर लेगा सिस्टम, तो अब आपको उसकी कीमत मिलेगी। अगर आपने उसको ठीक करवाया है तो उसकी जो भी लागत है उसकी कीमत आपको मिलेगी, या फिर आपका पूरा लैपटॉप खराब हो गया तो आपको उसके लिए भी कुछ कीमत मिलेगी ताकि आप अपना नया लैपटॉप या अपना नया सिस्टम ले सकें। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। परिचालन में व्यवधान। ऐसी घटनाओं से परिचालन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। साइबर बीमा आमतौर पर व्यवसाय में रुकावट के लिए कवरेज प्रदान करता है। साइबर घटना के कारण डाउन टाइम के दौरान नुकसान हुई आय की भरपाई करता है। और उसके अलावा बात करें कि कई साइबर बीमा पॉलिसियां उन विशेषज्ञों तक पहुंच भी प्रदान करती है, यानी कि कई सारी साइबर बीमा पॉलिसी ऐसी है जो आपको हैकिंग प्रोफेशनल होते हैं उनके तक पहुंच प्रदान करेगी, उनके तक पहुंचाएगी, ताकि आपको जो हैकिंग सिस्टम है जहां तक मुमकिन है उसको रिकवर कर लिया जाए और जैसे तैसे मुमकिन कहो तो आपको कम से कम नुकसान पहुंचे, इसकी पूरी जिम्मेदारी ली जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाए। अब अगर हम बात करें कि साइबर बीमा पॉलिसी क्या है, इसका मुद्दा क्या है, तो अक्टूबर 2020 में इरिडा ने पी उमेश की अध्यक्षता में साइबर देयता बीमा के लिए एक समिति का गठन किया था। तो आपको यहाँ पे ये नाम याद रखना है। व्यक्तिगत साइबर बीमा पॉलिसी की विशेषताएं क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजों को कवर किया जाता है, तो फंड्स की चोरी हो गई, आइडेंटिटी थेफ्ट कवर हो गया, सोशल मीडिया कवर हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गई, मालवेयर कवर, फिशिंग कवर, डेटा ब्रीच और प्राइवेसी ब्रीच कवर आदि इसकी विशेषताएं हैं। अनुशंसाएं क्या क्या इसको लेकर के, तो वर्तमान में उपलब्ध साइबर बीमा पॉलिसियों को लोगों की आवश्यकताओं को यथोचित पूरी करती है। हालांकि उत्पाद सुविधा और प्रक्रिया में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। उच्च दावों पर पुलिस प्राथमिकी, यानी कि जो अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी रकम को आपको दावा करना है कि मुझे इतनी कीमत चाहिए, तो उसके लिए पहले एफआईआर करिए और वो लोग वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको इतनी कीमत मिलेगी। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखिए। बीमा कंपनी को 5,000 रुपए तक के दावों के लिए पुलिस प्राथमिकी पर जोर नहीं देना चाहिए। दावों का आकलन करने के लिए एफआईआर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उसके अलावा बात करें अस्पष्टता के बारे में, तो ब्रेकिंग से संबंधित प्रक्रिया और उनकी लागत को कम करने के लिए उचित कवरेज की आवश्यकता है। ब्रेकिंग एक साइबर घटना के परिणाम स्वरूप हार्डवेयर के उपयोग या कार्य क्षमता में गिरावट के संदर्भ को संदर्भित करती है। साइबर बीमा पॉलिसी का मानकीकरण अगर हम बात करते हैं, तो साइबर जोखिम व्यापक होने के साथ साथ लगातार विस्तारित हो रहे हैं। मानकीकरण एक अच्छा विचार है, परंतु यह सभी उभरते जोखिमों से निपटने में सक्षम नहीं हो सकता तथा यह नवाचार को भी सीमित कर सकता है। उसके अलावा बात करें साइबर हमले से निपटने के लिए सरकार की कौन कौन सी पहल है, तो जैसे साइबर सुरक्षित बीमा हो गया, उसके अलावा साइबर सुरक्षित भारत पहल हो गई, उसके अलावा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र हो गया, साइबर स्वच्छता केंद्र हो गया। इस तरीके से बात करें सूचना सुरक्षा और शिक्षा और जागरूकता परियोजना होगी, राष्ट्रीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम सर्टिन। उसके अलावा बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना और संरक्षण संरक्षण केंद्र हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 हो गया। इस तरीके से सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें चलाई गई। उसके अलावा अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ हो गया, साइबर अपराध पर बुडापेस्ट सम्मेलन हो गया,
इंटरनेट गवर्नेंस फोरम हो गया, तो अगर आपसे कभी पूछा है बुडापेस्ट सम्मेलन किससे संबंधित है, तो साइबर अपराध से संबंधित है। उसके अलावा अब अगर यहाँ पे हम बात करना चाहें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में, यानी कि एमएसएमई क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी दी गई उसके बारे में। समूचे देश में लगभग 36.1 मिलियन से अधिक इकाइयां इसकी हैं और लगभग 110 मिलियन से अधिक लोग को रोजगार प्रदान करता है। विनिर्माण उत्पाद में लगभग 43% हिस्सेदारी एमएसएमई क्षेत्र से निकल के आती है। विनिर्माण से सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगभग 6.11% का योगदान देता है। सेवाओं के माध्यम से जीडीपी में लगभग 24.63% का योगदान देता है। एमएसएमई की डेफिनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एमएसएमई की डेफिनेशन की। उसके अलावा यहाँ पे उसको इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि पीआईबी का टैग लगा हुआ है। पीआईबी ने इंग्लिश में प्रोवाइड करवाया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ये पहले इसका क्लासिफिकेशन था कि पहले इस तरीके से इसको बांटा गया था, इसको वर्गीकरण किया गया था, लेकिन अब वर्तमान समय ये वाला चल रहा है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण और सेवाओं के लिए तो माइक्रो की कैटेगरी में कौन से उद्योग को रखा जाएगा, जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा ना हो और इनका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा ना हो। एंड इसी तरीके से अगर स्मॉल की कैटेगरी में हम देखते हैं तो इनका सॉरी यार पता नहीं क्या चल रहा है इन्वेस्टमेंट इनका 10 करोड़ से ज्यादा ना हो और इनका टर्नओवर जो 50 करोड़ से ज्यादा ना हो। इसी तरीके से अगर मीडियम की कैटेगरी में किसको रखा जाएगा, इनका इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश 20 करोड़ से अधिक ना हो और इनका जो टर्नओवर है जो पैसा कमाएंगे 100 करोड़ से अधिक ना हो, तो इसको मीडियम की कैटेगरी में रखा जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। बाकी इस क्षेत्र का महत्व क्या है, तो ग्रामीण विकास में सहायक है, महिला सशक्तिकरण का एक उपकरण है, क्योंकि आप देखेंगे इस क्षेत्र में ज्यादातर महिलाएं काम करती है। आप देखिएगा कि कई सारी महिलाएं मिलती हैं भैया, फिर छोटे लेवल पर काम करना शुरू करते हैं, जैसे अचार बनाना हो गया, पपड़ी बनाना हो गया, तो इस तरीके से वो लोग को भी यहाँ पे रोजगार मिल जाता है। उसके अलावा बात करें स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन, आर्थिक विकास और लेवरेज निर्यात। अब यहाँ पे जो बनता है तो उसको निर्यात भी किया जाता है, विदेशों तक में निर्यात होता है। उद्यमों के लिए सरल प्रबंधन संरचना, मेक इन इंडिया जैसे पहलों में अग्रणी योगदान करता है ये क्षेत्र। भारत में एमएसएमई क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है, इसकी चुनौतियां क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वित्तीय समस्या हो गई, नवाचार की कमी यानी कि इनोवेशन, तकनीकी सीमाएं, औपचारिकता का अभाव, छोटे फर्मों का बहुमत, उत्पादों की उचित कीमत न मिलने, सारी इसकी समस्याएं हैं भैया। क्वेश्चन अब ये रही आपके 2 क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हमने बनाया है, आप इसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा। बाकी आपको जो वहां पे दिखाया गया था बॉर्डर वाला, तो आपका हो गया एमसीक्यू टाइप का, ये रहा आपका मेंस आंसर राइटिंग टाइप का, रफा बॉर्डर के बारे में बात की जा रही है। तो ये 2 क्वेश्चन इसको आप अटेम्प्ट करिएगा। आज का लेक्चर बहुत हौच पौच हो गया और अभी तक द हिंदू न्यूज़पेपर अपलोड नहीं हुआ यार, लग रहा है आज छुट्टी है यूनाइटेड नेशन की। भाई यहाँ पे बिशन सिंह बेदी हैं, एक क्रिकेटर थे, इनकी डेथ हो गई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कभी आपसे पूछे। बाकी यहाँ पे बात करिए भारत के उमरोई छावनी में एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 शुरू किया गया। किसके बीच होता है, तो भारत और मलेशिया सेना इसमें शामिल है, यानी कि इंडिया और मलेशिया के बीच हरिमाऊ शक्ति करके एक एक्सरसाइज होती है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ये सब छोटी छोटी न्यूज है, शॉर्ट न्यूज है, जो आपके लिए जानना जरूरी है। उसे एग्जाम में कभी शायद ही कभी पूछ ले, लेकिन मतलब रेयरली पूछता है इस तरीके के क्वेश्चन, लेकिन आपको जानना तो जरूरी है। इसी तरीके से बात करिए कि जो हमारे पीयूष गोयल हैं, ये कौन है, तो ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। ये सऊदी अरब में 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भाग लेंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन मिला कि 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, तो सऊदी अरब में किया जा रहा है। हमारी तरफ से कौन जाएगा, तो वाणिज्य मंत्रालय के जो मंत्री वो जाएंगे, यानी कि पीयूष गोयल जाएंगे। इसी तरीके से बात ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकते हैं। एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर ने चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। तो जब भी कहीं पे पहली लग जाता है भैया, अपना आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको भी पता होगा। उसके अलावा दोस्तों एशियाई पैरा खेल चल रहे हैं, तो अब इसमें इतना ज्यादा पदक है कि अगर मैं बताने जाऊंगा तो 15-20 मिनट तो इसी में लग जाए। तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा भैया, इतने सारे लोगों ने पदक जीता और यहाँ पे ये लिस्ट खत्म नहीं होती है फिर यहाँ पे भी आप देखिए तो भैया इतने सारे लोगों ने हमारी तरफ से पदक जीता अलग अलग। तो वैसे कुछ इंपॉर्टेंट पदक लास्ट में मैं निकाल के आपको बता दूंगा, जो जैसे कोई पहला आया है, कोई महिला जीती है पहली बार, इस तरीके से अगर कोई पदक हो इंपॉर्टेंट तो मैं इसको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप इसे बस देख लीजिए इसको एक नजर, कि आपको पता रहे कि यहाँ चल क्या रहा है। ये रहा आपका यूपीएससी मेंस पीओ के 2023 का क्वेश्चन, जीएस2 का क्वेश्चन, आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। बाकी उसके अलावा आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए भैया, आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाता है, उसका मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो कल क्वेश्चन 1 प्रोवाइड कराया गया था, आपको आज क्वेश्चन 2 प्रोवाइड करवाया जाएगा। और मॉडल आंसर इसलिए लेट से प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि आप लोग पहले अपने से अटेम्प्ट कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप मॉडल आंसर भेज दें और आप मॉडल आंसर देख करके आंसर लिखने लग जाएं, आप खुद से प्रैक्टिस ही ना करें। तो पहले आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मॉडल आंसर पे चर्चा करते हैं। मैं भेज दूंगा आपको उसमें क्या कमी रहे, जो मैं मॉडल आंसर आपको टेलीग्राम पे भेजता हूँ उसमें भी बता देता हूँ कि आप क्या ऐड कर सकते हैं, क्या कम कर सकते हैं। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए।